एससीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कंप्यूटर ट्रेनिंग में जुड़े हुए समस्त डाइट के सम्माननीय प्रवक्ताओं और हमारे मेंटर साथियों को सादर प्रणाम। मैं प्राणेश भूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय पठा, जिला ललितपुर से। आज हम जिस टूल पर बात करने वाले हैं वह निश्चित रूप से गणित विषय के लिए काफी सार्थक एवं उपयोगी है। निश्चित रूप से यह टूल एक बहुत वाइड रेंज लेके आया है, मतलब कि आप इसको अपर प्राइमरी सेक्शन से लेके हायर एजुकेशन तक प्रयोग कर सकते हैं, पर हम निश्चित रूप से बेसिक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो हम इस पीपीटी के माध्यम से उन्हीं जियोजेब्रा के उसी पार्ट का आपको एक सामान्य समझ बनाने का प्रयास करेंगे कि जो बेसिक स्कूल के अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए उपयोगी होगा। तो बिना समय गवाए हुए मैं आज शुरू करता हूं आज का सेशन, ऑनलाइन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा, डायनामिक मैथमेटिक्स। सर आपको थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, स्लाइड शो कर दीजिए इसे। जी हो जाएगी जी सर। जी, तो मैं पहले स्लाइड पे आता हूँ कि इस पीपीटी के माध्यम से जब आप इसको जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, प्लीज पहले स्लाइड शो मोड ऑन कर लीजिए ताकि ये पूरी स्लाइड सबको दिखाई देगी। ऐसे विंडो बहुत छोटा हो जाता है। स्लाइड शो मोड पर डाल दीजिए पीपीटी को। मैम स्लाइड शो मोड पे ही चल रही है पीपीटी। नहीं सर, आपने वो रन नहीं किया है ना, आप फ्रॉम बिगिनिंग करके इसको रन कर दीजिए। एक बार फिर से करता हूँ, आप आ रही है मैम? नहीं सर, मुझे सेम दिख रहा है। बिगिनिंग रन नहीं कर रही है पीपीटी जो है, वो बस पीपीटी ऑन है पर रन नहीं कर रही है। नहीं, मैंने स्लाइड शो ऑन तो कर रखा है। एक बार पीडीएफ चला के नहीं, अभी आपने डाला ना फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर दीजिए। फ्रॉम करंट स्लाइड नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड, इससे पहले वाले। यस सर। हाँ सर, यहाँ से ऑन करिए। जी, हो गई मैम? विजिबल हो रही है ना अब? नहीं सर, स्लाइड शो नहीं ऑन हो रहा है आपका। तो क्या मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? मेरे पास तो वैसे ही आ रही है बिल्कुल। नहीं सर मैम, सेम है जैसा पहले चल रहा था। तो क्या मैं पीडीएफ चालू करूं क्या? नहीं सर, हो जाएगी। आप इसी को फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगी स्टार्ट वो। मैंने बिगिनिंग से कर रखा है मैम, अपने एंड से। सर थोड़ा सा क्लिक करिए, हो सकता है कि आपका माउस या वो क्लिक नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्टार्ट नहीं। वो वहाँ पे कर्सर ऑरेंज शो कर रहा है पर वो क्लिक नहीं हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। फिर से एक बार इसको ऑफ करके ऑन करूं क्या? सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका कर्सर एकदम लाइव दिख रहा है। इट मींस कि नेटवर्क का इशू नहीं है, वो आपका रन ही नहीं हुआ है। आप फ्रॉम बिगिनिंग पे एक बार क्लिक करिए फिर से। जी कर दिया मैम, बिगिनिंग पे क्लिक किया है। नहीं पर वो रन नहीं हो रहा है। आप दोबारा करके देख लीजिए सर, रन नहीं हो रहा है। रन नहीं हो रहा है, इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ ना एक बार। कर लीजिए एक बार। आप पहले से इसको स्लाइड शो ऑन कर लीजिए, उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर करिए। जी जी जी। सर अब हो गई है ठीक से? जी हो गई, अब प्रेजेंट हो रही है। अब हो गई मैम? जी 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 ओके, थैंक यू मैम। तो मैं शुरू करता हूं अपना ऑनलाइन सेशन, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा, डायनामिक मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। इस पीपीटी के माध्यम से आपको इस जियोजेब्रा टूल या सॉफ्टवेयर की एक सामान्य समझ बनेगी। बाद में मैं इस पर यदि नेटवर्क ने साथ दिया तो हम एक लाइव सेशन लेंगे जहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस पीपीटी के बाद आपको इन 5 चीजों पे समझ बन जाएगी कि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में जियोजेब्रा को इंस्टॉल कैसे करते हैं,
जियोजेब्रा का इंटरफेस क्या है और जियोजेब्रा में कौन कौन से ऐसे टूल्स या फंक्शन हैं जिनका प्रयोग करके हम ज्यामितीय निर्माण से संबंधित चीजों को सत्यापित कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन निर्माण कर सकते हैं। और आखिरी में किस तरह फाइल सेव होगी उसके माध्यम से इस टूल के माध्यम से आप क्लियर हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जियोजेब्रा टूल क्या है? सबसे पहले बात, जियोजेब्रा टूल क्या है? जियोजेब्रा टूल एक ओपन सोर्स डायनेमिक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं फॉस, फ्री एंड ओपन सोर्स, जिसके माध्यम से हम आकारों, प्रगुणों, निर्मेयों, प्रमेयों का निर्माण करते हुए सत्यापन कर सकते हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जियोजेब्रा केवल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के सत्यापन के लिए नहीं है, यह अपर प्राइमरी से हायर एजुकेशन के गणित के उन सभी क्षेत्रों के लिए लाभदायक है। लेकिन हम यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बाकी यदि आप बेसिक एजुकेशन से भी ऊपर का यदि आप काम करना चाहते हैं तो जियोजेब्रा आपके लिए परफेक्ट टूल है। यह चाहे आपका कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, उन सब चीजों के लिए जियोजेब्रा आपको एक ऐसा टूल है जिनसे आप इन चीजों को बड़े आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। साथ ही साथ जियोजेब्रा इंटरेक्टिव है, मतलब इंटरेक्टिव, इसमें टूलों को इस तरह रखा गया है कि आप जिस तरह यदि आपको 1 से 8 तक 8 की क्लास की आपको ज्यामितीय गणित की या गणित की सामान्य समझ है तो आप जियोजेब्रा पे आपको काम करने में काफी आनंद आने वाला है। निश्चित तौर पर यह टूल इस तरह डेवलप किया गया है कि उन छोटे छोटे चीजों से आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के टूल्स को, फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यामिति निर्माण की छोटी छोटी क्या नाम है, बुनियादी स्तर की अवधारणाओं को बच्चों को और स्वयं को समझने में बहुत ही सार्थकता होगी और बहुत ही रुचि होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही होगी www.geogebra.org/download। डाउनलोड ऑप्शन पर जब आप इस लिंक को ब्राउजर के माध्यम से इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जहां पर इस तरह से आपके ग्राफिंग कैलकुलेटर, जियोजेब्रा, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D कैलकुलेटर, जियोजेब्रा क्लासिक 6, हमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो है जियोजेब्रा क्लासिक 5। शुरुआत में हम इसी से स्टार्टिंग करेंगे, जियोजेब्रा क्लासिक 5। बाकी थोड़े से अपडेट वर्जन है। तो हम जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा, जो आएगा जहां पर आपको क्लिक करना है जियोजेब्रा क्लासिक 5 पर। हेलो मैम, स्क्रीन आ रही है? हेलो हेलो, यस सर, स्क्रीन यस सर, आ रही है। आ रही है स्क्रीन ना? सर, यस जी जी, कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी मैम, नमस्ते। ये आजमगढ़ से डॉक्टर विनय शंकर आनंद जी जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं इस लिंक को। इंटरप्ट साउंड का बहुत इंटरप्ट है। तो हम इस लिंक के माध्यम से हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो है जियोजेब्रा क्लासिक 5। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो विंडोज के लिए आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा जो 60 से 70 MB करीब का होगा। इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जब आपको इस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर इस तरह एक आइकॉन बन के आएगा, शॉर्टकट आइकॉन, इसका नाम है जियोजेब्रा। इस तरह आइकॉन बन के आएगा। इस आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे। इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद अब यहां से शुरू होता है जियोजेब्रा का इंटरफेस। इंटरफेस को मुख्य 4 पार्टों में बांटा गया है।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जियोजेब्रा इंटरफेस को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले टूल बार, यानी जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, ज्यामितीय निर्माण को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपका इंटरफेस में वो है टूल बार। इसमें वो सारे टूल दिए हैं जो आसानी से आपकी ज्यामितीय निर्माण को बना लेंगे। इसके नीचे आपको एक ग्रिड जैसा दिख रहा होगा, कार्तीय तल जैसा दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं ग्राफिक्स व्यू, जहां पर आपको इस टूल बार में भिन्न भिन्न टूलों को प्रयोग करके कंस्ट्रक्शन बनाना है, निर्माण करना है, वो आप करेंगे। हेलो, बहुत आवाज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, भी आवाज का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो, हाँ, जो अमित कुमार भेजते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक ऑफ रखिए और स्पेशली टीवी ऑन करके तो मीटिंग मत करिए। देखो साथियों, निश्चित तौर पे कि जियोजेब्रा एक बहुत शानदार टूल है, आप इसको समझेंगे तो आपको काम करने में मजा आने वाला है। और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि यह जरूरी नहीं है कि आप बीएससी मैथमेटिक्स हो, एमएससी मैथमेटिक्स हो, पीएचडी हो। आपको यदि क्लास 8 के लेवल के ज्योमेट्रिक के कंसेप्ट पता है, मैथ के कंसेप्ट पता है, तो उतना ही आनंद आने वाला है जो एक हायर एजुकेशन मैथमेटिक लेक्चरर को आता है। तो निश्चित तौर पे आप इसको केवल ध्यान से समझेंगे, इसके बाद जो लाइव सेशन होगा उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपना माइक ऑफ करके रखें, मेरी बात सुने। निश्चित तौर पे आपके जो बाद में प्रश्न होंगे उन सभी का उत्तर दूंगा मैं, लेकिन शुरुआत में आपको इसके बेसिक चीजों को तो जानना जरूरी है। तो फिर से मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं कि जब आपका इंटरफेस होगा तो इंटरफेस में 4 चीजें होंगी। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा टूल बार। इस टूल बार में वो सारे के सारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो, चाहे एलजेब्रा हो, चाहे आपका कैलकुलस हो, एक हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं साथ में, तो इनमें वो सारे फंक्शन के टूल ऑलरेडी दिए हैं जिनको आपको प्रयोग करके सीधा सीधा काम करना है। दूसरा नीचे दिया है आपको ग्राफिक्स व्यू। आपको एक ग्रिड जैसा लाइन, कार्तीय तल जैसा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जैसा आपको एक व्यू दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं ग्राफिक्स व्यू। टूल बार के टूल के मदद से जो भी आपको कंस्ट्रक्शन, जो भी निर्माण करना है वो इस क्षेत्र के अंदर करना है। इस क्षेत्र को जियोजेब्रा में बोलते हैं ग्राफिक्स व्यू। साथ ही साथ जियोजेब्रा आपको एक फंक्शनलिटी और देता है, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें कौन सी कमांड या उसके पीछे क्या कोडिंग या क्या लॉजिक है, वो साथ में आपको इस तरफ बाएं तरफ दिख रहा होगा एलजेब्रा, इसे बोलते हैं कोडिंग व्यू। वह कोडिंग भी साथ में लिखता जाएगा कि आपने इस टूल का प्रयोग करके कौन सी कमांड को पुकारा है, कौन सी कमांड को कॉल किया है, कौन सी कमांड यूज की है। वो इसलिए कि जब आप हायर एजुकेशन तरफ जाएंगे या आप जब इसको बहुत सारा एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कमांड डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। तब के लिए आपको यहाँ पर जो एलजेब्रा व्यू या कोडिंग व्यू कहते हैं। तीसरा जो इंटरफेस है इनपुट बार। जब आप बहुत सारा, हमने फिर से कहा कि एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी कमांड याद हो जाएंगी, तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार टूल का प्रयोग करें, एक बात। दूसरी बात, जब आपको बहुत सारे टूल एक साथ प्रयोग करने, एक सीक्वेंस में प्रयोग करने, एक क्रम में प्रयोग करने, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके प्रयोग करने, तब आपको टूल बार की जगह आपको इनपुट बार का प्रयोग करना पड़ेगा कि जहां मल्टीपल कमांड, मल्टीपल फंक्शन हम एक साथ प्रयोग कर सकें। जैसा कि एक छोटा सा कंसेप्ट है लूप वाला कि हमें बहुत सारे फंक्शन को एक साथ लूप में चलाना है, या कोई हमें एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाना है, ऐसा निर्माण करना है इसमें बहुत सारे लूप या बहुत सारे फंक्शन एक साथ प्रयोग हो, तब हम उसका प्रयोग करेंगे कमांड इंटरफेस का, जो लिखा जाएगा इनपुट बार में। तो पहला टूल बार, दूसरा ग्राफ, तीसरा आपका कोडिंग व्यू और चौथा है इनपुट बार।
पांचवा आपको अंडो रीडो मतलब कि आपने फिर से आपको बैक जाना है या फॉरवर्ड जाना है, तो नॉर्मली आपने अभी तक की ट्रेनिंग सेशन में इस बात की क्लियरिटी हुई होगी कि अंडो रीडो बटन का क्या मतलब होता है। अब हम आगे चलते हैं, जियोजेब्रा के मुख्य टूल एवं उनके कार्य। यहां से आपको एक सामान्य समझ बनाती हुई चलना है जो आपको लाइव सेशन में काम आने वाली है। इसके बाद मैं यहाँ पर सारे टूल का प्रयोग करना नहीं बताऊंगा, उन बेसिक टूल्स की बात करूंगा जहां से आप इस जियोजेब्रा को शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसी आपकी रुचि, आपके आनंद की सीमा बढ़ती जाएगी, आप जियोजेब्रा को उतना ही एक्सप्लोर करते जाएंगे निश्चित रूप से, यदि आप इसको सही से समझते हैं तो। जैसे हम पहले एरो पर क्लिक करते हैं तो एरो के बगल में एक साइड में एक रेड ट्रायंगल जैसा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। ड्रॉप डाउन मेनू खुलने में इसमें दो टूल्स हैं, एक मूव अराउंड पॉइंट। यहाँ पर मैंने मूव अराउंड पॉइंट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने फिर से कहा कि मैं उन केवल बेसिक टूल्स को लेकर चलूंगा। यहाँ पर पहला है बनाए गए ज्यामितीय रेखा चित्र को ग्राफिक्स व्यू में, कौन सी व्यू में, ग्राफिक्स व्यू में इधर उधर सरकाना। मान लो आपने कोई ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बनाया, कोई नया एक क्या बोलते निर्माण किया, या प्रमेय निर्मेय या फिर आपने सर्किल बनाया, आपने पॉइंट बनाया, या आपने वृत्त रेखा खंड रेखा कुछ भी बनाया, उसको आपको अपने स्क्रीन के हिसाब से सेटिंग करनी है, तो आपको इस टूल का प्रयोग करना है। एक बात, इस टूल का दूसरा प्रयोग क्या है, इस टूल का दूसरा प्रयोग क्या है कि आप इसके अलावा किसी और टूल का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद आपको दो चीजें ध्यान रखना है, इस पॉइंट को फिर से नोट करना है, दो चीजें रखना है, या तो आपको कीबोर्ड से एस्केप की दबाना है, या आपको यहां पर आकर इस एरो मूव को क्लिक करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बड़ा को लगता है कि मानो अपने कोई एक टूल का प्रयोग, इस मूव को या एस्केप की को नहीं दबाया, तो उसे लगता है कि आप इस टूल का दोबारा तुरंत प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको फिर से बना देगा। मान लो जैसे आपने एक पॉइंट टूल का प्रयोग किया, आपने एक बिंदु बनाया, और आपने यदि एस्केप की या इस मूव टूल पर क्लिक नहीं किया तो वो एक और पॉइंट बना देगा, उसे लगता है कि अभी आप बहुत सारे पॉइंट बनाना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस मूव टूल के दो प्रयोग हैं। पहला, आपको ग्राफिक्स व्यू में अपने कंस्ट्रक्शन को, अपने निर्माण को इधर उधर अपने स्क्रीन के हिसाब से सेट करना। मान लो आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से, तो आप सेट कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक टूल को खत्म करके कोई नया टूल प्रयोग करना है तो मूव पर आपको एक बार क्लिक करना है या एस्केप की दबाना है। आगे चलते हैं। आप जैसे ही मूव टूल के बगल में आप पॉइंट और ए लिखा है, उस पर यदि आप उस ट्रायंगल पर, रेड ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे टूल खुलेंगे, लेकिन मैं उन्हीं टूलों की बात करूं जो बेसिक लेवल पे आपको जरूरी है। पहला है पॉइंट। पॉइंट माने बिंदु बनाना। आप इस पर क्लिक करके जैसे ग्राफिक्स व्यू में आएंगे, वो आप क्लिक कर देंगे तो वो पॉइंट बना देगा। उस पॉइंट में कोई भी बिंदु किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है, उसकी कोडिंग आपको अलजेब्रा व्यू में ऑटोमेटिकली लिख जाएगी। उसको आपको चिंता नहीं करना है, केवल आपको पॉइंट बनाना है। तो आपको इस टूल पर फोकस करना है कि ये टूल, पॉइंट वाला टूल, आपको ग्राफिक्स व्यू में एक बिंदु बना देगा। है चौथे नंबर पर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है प्रतिच्छेद या कटान बिंदु। मतलब कि जब दो रेखाएं, दो रेखाखंड, दो वृत्त या कोई भी दो कंस्ट्रक्शन आपस में किसी बिंदु पर काटते हैं, एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, जितने बिंदुओं पर काटेंगे, तो इस टूल के मदद से आप उन सारे के सारे कटान बिंदुओं को पता कर लेंगे। आपको करना क्या है, इस टूल का प्रयोग करना है और जो भी आपने कंस्ट्रक्शन बनाया उन्हें बारी बारी से क्लिक कर देना है। वो ऑटोमेटिकली उन इंटरसेक्ट पॉइंट को जनरेट करके आपको दे देगा बिंदुवत, चाहे वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ हो, चाहे एक पे हुआ हो, चाहे एक से अधिक पॉइंट पे हुआ हो। तीसरा जो इस मेन टूल के अंदर सब टूल है, मिड पॉइंट और सेंटर, मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु। आप किसी रेखाखंड का केंद्र बिंदु चाह रहे हैं, आप किसी
वृत्त का केंद्र बिंदु चाह रहे हैं, आप किसी अपने एक क्या नाम है त्रिभुज चतुर्भुज का केंद्र बिंदु चाह रहे हैं, तो आपको केवल इसको क्लिक करना है। वहां जाके आप जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पर, हम इसको एक नाम देंगे कंस्ट्रक्शन को, ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे, वह उसका सेंटर पॉइंट जनरेट करके आपको दे देगा। तो इसमें मेन थे बिंदु बनाना, पॉइंट टूल, प्रतिच्छेद या कटान बिंदु, इंटरसेप्ट टूल, और फिर है मिड पॉइंट और सेंटर टूल, मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु। आगे चलते हैं, इसी के बगल में अब एक मेन टूल आता है रेखा खींचना। जब इस पर आप रेड त्रिभुज पर क्लिक करेंगे तो एक सब मेनू खुल जाएगा। इसमें आपको 4 चीजों पर ध्यान रखना है। पहला है लाइन बनाना। ग्राफिक्स व्यू में जाएंगे तो वो लाइन ऐसी बनाएगा जो उसको परिभाषित करती है, मतलब कि जिसके दोनों बिंदु अंत हो, अनिश्चित हो, वो ऐसी रेखा बनाएगा कि आप लाइव सेशन में देखेंगे कि हम ग्राफिक्स व्यू को बढ़ा के भी देखेंगे तो आपको उसके दोनों अंत बिंदु नहीं दिखाई देंगे। मतलब जैसा हमने कंसेप्चुअल पढ़ा है उसको वो प्रैक्टिकली प्रूफ करके देता है। ऐसा नहीं है कि आपने कंसेप्ट कुछ और पढ़ा हो और प्रूफ कुछ और हो रहा हो। दूसरा है रेखाखंड खींचना। रेखाखंड की जानते हैं परिभाषा कि जब दोनों बिंदु निश्चित हों तो उसे बोलते हैं सेगमेंट या रेखाखंड खींचना। मैं इन चीजों को बाइलिंगुअल इसलिए बता रहा हूं कि ये बच्चों के लिए भी काम आती है। कभी कभी जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो बच्चे यहाँ से तो हिंदी पूरा सीख के जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा बाइलिंगुअल टर्म यूज होती हैं, मैथमेटिकल टेक्नोलॉजिकल टर्म यूज होती हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि वो ये एंगल सेगमेंट। तो यहाँ पर दोनों चीजों से उनको क्लियर हो जाएगा कि सेगमेंट यानी रेखाखंड। तो इस टूल की मदद से आप रेखाखंड खींच सकते हैं। अगला है सेगमेंट विथ गिवन लेंथ। अब आप कहेंगे सेगमेंट से वही काम हो रहा है और सेगमेंट विथ गिवन लेंथ से, इन दोनों में अंतर है। अंतर कैसे? आपने सेगमेंट टूल से ये रेखाखंड खींच दिया, तो रेखाखंड खींचने के बाद आप देखेंगे लाइव सेशन में कि आप उसके बिंदु को बढ़ा सकते हैं, मतलब निश्चित बिंदु तक आगे बढ़ा सकते हैं। पर इस थर्ड टूल की मदद से आपको निश्चित कर रखा है कि मुझे 5 सेंटीमीटर का या 5 पॉइंट का एक रेखाखंड खींचना है, तो आपको इसको प्रयोग करना है। जैसे कि हम रचनाओं में प्रयोग करते हैं कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, तो 5 सेंटीमीटर फिक्स हो गया है। तो फिक्स के लिए आपको इस टूल का प्रयोग करना पड़ेगा, सेगमेंट विद गिवन लेंथ। इस पर क्लिक करके आप ग्राफिक्स व्यू में क्लिक करेंगे तो एक विंडो स्वतः खुल के आ जाएगी, जिसे बोलते हैं पॉपअप। एक विंडो पॉपअप होगी, वहां पर आपको उसकी लेंथ लिखना है, 5 सेंटीमीटर या 5 पॉइंट की या 6 पॉइंट की या 6 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, तो ऑटोमेटिकली वह एक रेखाखंड खींच देगा। आगे जो टूल है चौथा, किरण की परिभाषा, एक बिंदु निश्चित और एक बिंदु अनिश्चित। तो इस टूल का प्रयोग करके हम किरण को खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चीजों को सीखा। आगे बढ़ने पर आपको एक इसी के बगल में एक मेनू मिलेगा, उस पर आप लाल वाले त्रिभुज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 5 जो मुख्य के समझने वाले टूल हैं अपर प्राइमरी सेक्शन तक के लिए, वो है सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखा खींचना। आप किसी रेखाखंड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर एक लंब रेखा खींचना चाहते हैं तो आप इस टूल पर क्लिक करें, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, वह ऑटोमेटिकली आपको एक परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखा स्वतः खींच के दे देगा। नेक्स्ट टूल क्या है? किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना। पहले से एक रेखा खोई है, उसके समांतर रेखा खींचना। तो इस टूल का प्रयोग करेंगे तो आपने इस पर क्लिक किया और जाके ग्राफिक्स व्यू में पहले से खींची हुई लाइन पे या रेखाखंड पर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया और आपने उसको आगे ड्रैग किया, बिना किसी माउस का बटन दबाए आपने ड्रैग किया, तो वो ऑटोमेटिकली एक पैरेलल लाइन को जनरेट कर देगा। अब आपको उसको कहाँ सेट करना है? जहां पर आप माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को एक बार क्लिक कर देंगे, वहीं वो जनरेट होके बन जाएगी। फिर से रिपीट करना है
कि पैरेलल लाइन को किसी लाइन के पैरेलल आपको समांतर रेखा खींचना है तो इस टूल का प्रयोग करना है। आपको उस ऑब्जेक्ट पे जाना है, उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको माउस का कोई बटन दबाए केवल ड्रैग करना है। ड्रैग करते ही वह एक लाइन पैरेलल लाइन को जनरेट कर देगा और जहां पर आपको उसको स्थिर रखना है, जहां पर उसको आपको रोकना है वहां क्लिक कर दे, ऑटोमेटिकली उसके समांतर एक रेखा खिंच जाएगी। तीसरा इसमें टूल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंबार्धक या किसी हुई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना। लंब समद्विभाजक मतलब उस रेखा खंड को दो बराबर भागों में क्या कर देगा। तो इसके मदद से, इस टूल के मदद से आपको केवल इस पर क्लिक करना है और उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, उसको वह दो लंब रेखा के माध्यम से समद्विभाजक रेखा ऑटोमेटिकली खींच के आपको दे देगा। चौथा जो टूल है वो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कोण का कोणार्धक खींचना, मतलब कोण को दो समान बराबर भागों में बांटना। यहाँ पर केवल आप टूल की एक सामान्य समझ बना लें, क्योंकि यदि नेटवर्क ने साथ दिया तो मैं लाइव सेशन में आपको उन पूरी चीजों को क्लियर कर दूंगा जहां पर आपको ये टूल दिख रहे हैं। इसके एक टूल है टेंजेंट। टेंजेंट माने स्पर्श रेखा खींचना, वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखाएं खींचना। इस टूल का प्रयोग करके जैसे आप वृत्त पे जाएंगे तो आपने एक स्पर्श रेखा वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके दे देगा। आगे चलते हैं, आगे एक मेन टूल है आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमें दो पढ़ना है, एक पॉलीगॉन एक रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या करता है, आपको विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, चतुर्भुज या पंचभुज या कितनी भी आपको भुजाओं का एक आकृति बनानी है वो ऑटोमेटिकली आपको बनाते ही दे देगा। दूसरा जो टूल है वो है रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कि सम बहुभुज, सम पंचभुज, सम षष्ठभुज, मतलब जिसकी भुजाएं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ग्राफिक्स व्यू में कहेंगे तो तुरंत एक विंडो पॉपअप होगी और पूछेगी कि कितनी भुजाओं का आप आकृति बनाना चाहते हैं। यहाँ पर नहीं पूछेगी, यहाँ पर आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाते ही जाना है और आपकी आकृति बनती जाएगी। अब चाहे वो 10 भुजाओं की हो चाहे 20 भुजाओं की, जितनी आप पॉइंट आगे बढ़ाते जाएंगे वो उतनी बड़ी पॉलीगॉन का आकार या बहुभुज का आकार बनता है। यहाँ पर आपको रेगुलर पॉलीगॉन में पहले हेलो साउंड हेलो आपकी आवाज क्लियर है? जी जी, रेगुलर के से आपको पहले से क्लियर रखना है कि मुझे 5 भुजाओं का सम पंचभुज बनाना है या 6 भुजाओं का सम षष्ठभुज बनाना है। तो इस टूल के माध्यम से आप सम बहुभुज बना लेंगे। आगे चलते हैं, आगे एक टूल है सर्किल, मतलब सर्किल से रिलेटेड आपको इसमें बहुत से टूल मिल जाएंगे। पहला टूल है आपका सर्किल विद सेंटर थ्रू प्राउंड। सेंटर थ्रू मतलब वृत्त बनाना केंद्र बिंदु के साथ, मतलब केंद्र बिंदु के साथ आप वृत्त को जैसे ही ड्रैग करेंगे वृत्त का आकार बनता जाएगा। आपको कितना बड़ा बनाना है आप पर सीमित है कि आप उसको कितना बड़ा अपने स्क्रीन के अनुसार बना सकते हैं। दूसरा जो टूल है वो है सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस। इसका वही संबंध जो भी हमने बात की पहले, लाइन विद सेगमेंट विद गिवन लेंथ, मतलब कि एक निश्चित दूरी का रेखाखंड खींचना। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि एक निश्चित त्रिज्या का वृत्त खींचना। इसमें अंतर है कि इस पहले वाले में आप यदि आप खींचेंगे तो आप वृत्त को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, पर दूसरे वाले टूल में क्या रहेगा कि आपको त्रिज्या या रेडियस को पहले क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप इस टूल पर क्लिक करेंगे और ग्राफिक्स व्यू में जाएंगे और आप क्लिक करेंगे तो तुरंत एक विंडो पॉपअप होगी और वो पूछेगी आपको कितने पॉइंट का, कितने सेंटीमीटर का आपको वृत्त खींचना है। तो आप लिख दिया 3, तो वह 3 पॉइंट का एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर वो आपको एक वृत्त जनरेट करके दे देगा। आगे चलते हैं, इसमें जो मेन टूल हमको सीखना है वो है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल माने अर्धवृत्त,
अर्धवृत्त जहां वृत्त को व्यास से 2 बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए लिखा है सेमी सर्किल थ्रू 2 पॉइंट्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ग्राफिक्स व्यू में जाएंगे तो 2 पॉइंट के साथ आपको एक अर्धवृत्त का आकार बना के आपको दे देगा। इसके बाद जो अगला टूल है वो है सर्कुलर आर्क, वृत्तीय चाप लगाना, लघु वृत्तीय चाप और दीर्घ वृत्त चाप। इसके माध्यम से आप उसका चाप लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक सामान्य समझ बना लगे कौन टूल किस काम आने वाला है, वो हम लाइव सेशन में देखेंगे। सबसे आखिरी जो टूल इसमें काम आने वाला है वो है वृत्तीय त्रिज्यखंड, सर्कुलर सेक्टर बनाना। सर्कुलर सेक्टर बनाना की क्या कहते त्रिज्या के साथ आपको एक क्या नाम है चाप और त्रिज्या को लेकर हमें एक सेक्टर का निर्माण करना है। तो हम इस टूल का प्रयोग करेंगे तो आपका किसी भी केंद्र बिंदु के साथ और 2 बिंदुओं के साथ एक वो सर्कुलर सेक्टर को जनरेट करके दे देगा। आगे चलते हैं। अब आगे आपको 3 टूलों की बात करना है। एंगल, यहाँ पर एंगल टूल कैसे बनेगा? अब आपने कोई कंस्ट्रक्शन बना लिया, आप चाहते हैं हम उसका एंगल पता करें या कितने उसके कोण का मान क्या है, कितने अंश का कोण है या कोण के मान को ज्ञात करना है, तो इस टूल का प्रयोग करना है। इस टूल का इस टूल का आप कैसे प्रयोग करेंगे? आपको इस टूल पर क्लिक करना है और हमने पढ़ा है कि हम कोण को कैसे पढ़ते हैं। हम कोण को यदि 3 बिंदु दिए हैं, आपको पता है कि 2 रेखाखंड, 2 किरण जब किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? हम इसको बिंदुवार पढ़ते हैं और जो बिंदु बीच में आता है उसको हम कोण मानते हैं। तो इसी प्रकार एंगल टूल का ही प्रयोग करना है। जैसे हमने लिखा कोण ABC, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने लिखा कोण AB, तो आपको क्या करना है? आपके पास 3 पॉइंट हैं, 3 बिंदु हैं, ध्यान रखना कौन से हैं? A है, B है और C है। और कोण आपको कहां पर बनाना है? B पर। तो आपको कौन कौन से पॉइंट रीड करना पड़ेंगे? या शुरू करेंगे A से, तो हमने A को सिलेक्ट किया, B को सिलेक्ट किया और C को सिलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली आपको कोण बना के दे देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस टूल क्या करेगा, इस टूल को कैसे प्रूव करना है कि आपने 2 रेखाखंड खींचे, उनके बीच में एक झुकाव उत्पन्न हुआ, उस झुकाव में आप एक कोण का निर्माण हुआ, कोण की आपको वैल्यू पता करनी है। तो हम जिस तरह सामान्य परंपरागत तरीके से समझाते हैं या करते हैं कि हम 3 बिंदुओं को बारी बारी से करते हैं कि जो 20 का बिंदु होता है उस पर कोण बनाते हैं। तो हमने जैसे किया कोण ABC, B पे बनाना है, तो हम इसको इस टूल को क्लिक करने के बाद बिंदु A पर क्लिक करेंगे, फिर तुरंत बिंदु B पर क्लिक करेंगे और तुरंत बिंदु C पे क्लिक कर देंगे। जैसे C पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको उसका कोण बना के दे देगा, जो हम अभी लाइव सेशन में आपको क्लियर करके बता देंगे। दूसरा है किसी निश्चित माप का कोण बनाना, वही चीज जो हमने वहां पढ़ी थी, सेगमेंट विद गिवन लेंथ, दी गई रेखाखंड बनाना, या वृत्त में पढ़ी थी कि दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाना। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि एंगल विद गिवन साइड। आप चाहते हैं कि हम एंगल बनाएं अपने माप के अनुसार, कि मुझे 45 अंश का या 60 अंश का या 70 अंश का कोण बनाना है, तो हमें इस वाले टूल का प्रयोग करना है। तीसरा जो उसमें मेन टूल, और हमें किसी भी रेखाखंड, त्रिभुज, चतुर्भुज, उनके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इस थर्ड टूल का प्रयोग करें, इसका नाम है डिस्टेंस और लेंथ। आगे चलते हैं। अब जब आप कोई ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन या निर्माण करते हैं तो हम कुछ कैप्शन या लेबल लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ वैसे ही लिखा जाता है। इसके लिए उन्होंने अलग से एक टूल बनाया है, इसका नाम है टेक्स्ट टूल। इस टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करके ग्राफिक्स व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलकर आएगी, वहां पर आप लिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जियोजेब्रा में यूनिकोड मंगल फॉन्ट भी काम करता है, तो आप इसको हिंदी में भी प्रॉपर प्रयोग कर सकते हैं।
बहुत सी प्रॉपर्टीज दी है कि स्टाइल की, कलर की, जैसा आप रंग, मतलब सारा का सारा आप उसमें अच्छा से अच्छा एट्रैक्टिवनेस या क्या नाम है क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो आखिरी के दो मेन टूल हैं, ये काफी शानदार रहने वाले हैं। सबसे पहले है स्लाइडर। जो स्लाइडर टूल वो जियोजेब्रा का सबसे बेहतरीन टूलों में एक है स्लाइडर। स्लाइडर क्या करता है, यहाँ पे लिखा होगा, एक भाषा लिखी है, किसी रेखाखंड, भुजा, कोण आदि की माप को नियंत्रित करना। मतलब हम इसके जब हम एक लाइव सेशन में जाएंगे, जैसे आपको एक उदाहरण लेते हैं, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर हो तो वे कोण आपस में कोटि पूरक कहलाएंगे। तो हम वहां पर स्लाइडर का टूल का प्रयोग करेंगे। कैसे? हम एक कोण को 0 से 90 के बीच में नियंत्रित कर लेंगे, दूसरे को उसके बराबर, मतलब जैसे हम स्लाइड करेंगे तो वे दोनों कोण आपस में खुद नियंत्रित होंगे। यदि एक का मान 60 है तो दूसरा अपने आप 30 पे पहुंच जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, वो सारा काम स्लाइडर करेगा। अभी सिखाने के लिए उसको भैया 70 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 20 अंश। वो ऑटोमेटिकली आपके सामने उसका एक क्या कहते हैं, एनिमेटेड आपका एक कंस्ट्रक्शन बना रहेगा कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 60 अंश। इसी प्रकार कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण, आपका समांतर रेखाओं को जब त्रिज्या रेखा काटती है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां पर हम अपने कोणों के मान को, भुजाओं के मान को और रेखाखंड के मान को नियंत्रित करना चाहते हैं कि हम इसके अंदर ही वेरी करें, इसके अंदर ही हम चलायमान रहें। तो एक जियोजेब्रा का सबसे बेहतरीन टूल है स्लाइडर। दूसरा हम जब बात करते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कहाँ काम करेगा कि यहाँ पे विभिन्न ऑब्जेक्ट को दर्शाना। जैसे हम इसको एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ लेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रिज्या रेखा काटती है तो 8 प्रकार के विशेष कोण बनते हैं, जिसमें होते हैं चार जोड़ी संगत कोण। तो संगत कोण 4 जोड़ी बनती हैं। तो हम बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं कि कौन कौन संगत जोड़ी है, कब बनेगी। तो पहली जोड़ी संगत कोण, दूसरे जोड़ी संगत कोण, तीसरे जोड़ी संगत कोण, चौथा जोड़ी संगत कोण। तो बारी बारी से हम टिक करके उनको कलर, भिन्न भिन्न प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन बना के उन्हें आसानी से समझा सकते हैं कि ये अलग अलग जोड़ी इनके ऐसे संगत कोण की या एकांतर कोण की बनी हुई है। तो ये भी एक बेहतरीन टूल है जियोजेब्रा का चेक बॉक्स। इसके माध्यम से आप इन चीजों को समझ लेंगे। जो आखिरी में हमने इसको अलग से नहीं बनाई एक स्लाइड, जो आपको दिख रहा होगा 4 एरो वाला, इसे बोलते हैं, इसमें आप पूरी की पूरी स्क्रीन ग्राफिक्स व्यू को ही मूव कर लेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं एरो से, यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्रीन को आप मूव कर लेंगे। तो इसका सामान्य सा काम है, हम इसको देख लेंगे। तो ये जो बेसिक अपर प्राइमरी सेक्शन तक के जो मेन टूल थे जिनका आपको उपयोग करना है, वो मैंने एक सामान्य समझ बनाई है। इसके बाद आपको फाइल सेव कैसे करना है, तो फाइल सेव करने के लिए नॉर्मल आपने सीख चुके होंगे कि फाइल को सेव कैसे करना है। केवल ध्यान रखने की बात है कि फाइल के नाम के बाद आपको देना है .ggb। इसका जो एक्सटेंशन होता है इस फाइल का वो होता है .ggb। ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, पर आपको एक बेटर उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, फाइल के साथ .ggb लिखना है। कोई भी फाइल का नाम आप दे सकते हैं, केवल स्पेशल कैरेक्टर ना हो, बाकी उसके साथ आपको .ggb जरूर करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार ओपन कैसे करेंगे, जो भी फाइल आपकी कहीं भी हो, डेस्कटॉप पे हो, डॉक्यूमेंट में हो या किसी फोल्डर में हो, तो वही फाइल खुलेंगी जो GGB होंगी। और इसके कुछ अपर वर्जन में इसका नाम GGT वगैरह है, वो अभी अपन जब आप एक्सप्लोर और करते जाएंगे कुछ चीजें क्लियर होंगी। अभी हम केवल GGB पर फोकस कर रहे हैं कि जो इसका एक्सटेंशन है वो है GGB। तो आपको GGB फाइल पर क्लिक करना है और इसको क्या कर देना है, ओपन। तो ऑटोमेटिकली वो GGB फाइल। आखिरी जो पेज है उसमें मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले जियोजेब्रा में भी काफी रिसोर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो उसके लिए आपको geogebra.org पर जाना है और वहां पर सर्च करना है जियोजेब्रा रिसोर्सेस।
तो आपको बहुत से लोगों ने इस पर काम किया है, बहुत सारे कंटेंट, लाखों की संख्या में कंटेंट आपको मिल जाएंगे, उनसे आप सीखें, खुद एक्सप्लोर करें, उसके बाद स्वयं बना के देखें। और मैंने कुछ हिंदी में 30 से 35 कंटेंट अभी तक जितना मैं सीखा हूं, उसके आधार पर मैंने कुछ कंटेंट बनाए हैं, तो उसकी वो लिंक आपके सामने दिख रही होगी, geogebra.org/u, यू मतलब यूजर, /maths फॉर बेसिक एजुकेशन, maths_for_basic_एजुकेशन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा बनाए गए हिंदी में जियोजेब्रा टूल मतलब जियोजेब्रा कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। दूसरा मेरा ब्लॉग स्पॉट है, इस पर उन टूलों को कैसे प्रयोग करते हैं वो आपको मिल जाएगा, या मैं कुछ और टूल्स पर काम करके कुछ कंटेंट बनाता हूं तो वो भी आपको इस मेरे ब्लॉग स्पॉट पर मिल जाएंगे। तीसरा मेरा एक विद्यालय का यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको जो मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बनाए हैं उनका कैसे प्रयोग करते हैं बनाते हैं वो भी आपको मेरे विद्यालय के यूपीएस पठा के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो अब साथियों, यह एक सामान्य समझ के लिए पीपीटी थी, क्योंकि जियोजेब्रा बेसिकली एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, मैथ भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। तो यदि नेटवर्क यदि काम कर रहा है तो मैं रेडी करता हूं फॉर लाइव सेशन के लिए। बाकी हमारे मेंटर साथी हमें बताएं, क्या मैं लाइव सेशन शुरू कर सकता हूं? ये सर आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं जी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर? अभी तो ब्लैंक है स्क्रीन आपकी, थोड़ा सा टाइम ये लगता पीपीटी आपकी एंड हो चुकी है सर। पीपीटी वाला विंडो क्लोज कर दीजिए और जो आप जी जियोजेब्रा का विंडो ओपन कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल। आ रही है मैम? नो सर, स्टिल एंड ऑफ द स्लाइड दिखा रहा है, ये पावर पॉइंट का ही चल रहा है। अच्छा, या तो आप इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा प्रेजेंट कर जी जी लीजिए। जी वही कर रहा हूँ मैं, स्टॉप करके फिर शेयर करता हूँ, है ना मैम? हाँ। आइए मैम। Yes, sir, हाँ it's जी सर, आ visible. रही है। आ रही है ना? जी जी। जी। तो साथियों, अब लाइव सेशन के लिए आप तैयार रहें। जो आपने अभी तक पीपीटी के माध्यम से कुछ एक सामान्य समझ बनाई है उसको आप यहाँ पर करती हुई देखेंगे। सबसे पहले इस स्क्रीन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, तो इसमें आप पहले हम उसको इंटरफेस को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इंटरफेस में आपको दिख रहा होगा टूल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देने के लिए आप क्या करेंगे, खुद करते समय यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है ऑप्शन के अंदर राउंडिंग। राउंडिंग में क्या होता है कि वो जितने भी कंस्ट्रक्शन बनाएगा वो 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब कि दशमलव के 2 मानों तक, चाहे वो रेखाखंड हो, चाहे वो कोण हो, चाहे वो आपकी क्या नाम है डिस्टेंस हो, लेंथ हो, तो इसको हम क्या कर देते हैं पहले 0 डेसिमल। हमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए अभी सामान्य समझ बनाने के लिए। दूसरा इसमें ऑप्शन है, इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए जो फॉन्ट साइज दिख रहा होगा, आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो फॉन्ट साइज दिख रहा होगा उसको हम कर देंगे 24। तो अब आपको थोड़ी सी स्क्रीन आपको बड़ी दिख रही होगी, दिख रही है आपको बड़ी स्क्रीन मैम? यस सर। स्क्रीन जी जी जी। ठीक जी, ओके, थैंक यू। अब अब हम शुरू करते हैं वो जिस टूल्स के बारे में प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला तो मूव टूल हो गया है, उसकी बात ऑटोमेटिकली हर बार होती रहेगी। हम चलते हैं पॉइंट पे। हमने पॉइंट टूल पर क्लिक किया और ग्राफिक्स व्यू में आके एक पॉइंट बनाया। जैसे हमने पॉइंट बनाया
तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसका कितना है एक्स अक्ष पे 4 और यहाँ पर है 3, तो इसका तुरंत कोडिंग लिख के आ गई। एक पॉइंट ए बना है, इसके एक्स अक्ष पर 4 है और वाई अक्ष पर 3 है। तो हम इस शुरुआत से ही बच्चों को जो कार्तीय तल, निर्देशांक, ज्यामिति, इन सब चीजों को भी रूबरू कराते जाएंगे। जैसे हम कहेंगे यदि हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, अब देखना, मैंने आपसे कहा था कि यदि मैंने एरो पर क्लिक नहीं किया तो वह उसी टूल को रिपीट, मैं तुरंत क्लिक करूंगा तो एक और पॉइंट बना देगा, एक और पॉइंट बना देगा। और इस पर गौर करना, इस बी का मान है 3 और 4, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहां से ऑप्शन से राउंडिंग बंद की है। यदि मैं राउंडिंग को 2 डेसिमल कर दूं तो देखो आप दिख रहा होगा 4.28, ये एक्चुअल 4 नहीं है, ये 4.28 है, पर हम समझने के लिए इसके भी राउंडिंग को बंद करके रखते हैं, 0 डेसिमल प्लेसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि हमने यदि एरो को क्लिक नहीं किया, हमने फिर यदि एरो को हम क्लिक नहीं करेंगे तो उसे लगेगा कि आप टूल को रिपीट करना चाहते हैं, तो फिर से मैं क्लिक करूंगा तो एक और पॉइंट बना देगा। तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि कीबोर्ड से एस्केप की दबा दें या आके यहाँ पर एरो दबा दें। एरो दबा देंगे तो अब पॉइंट नहीं बनेगा। अब लगता है मुझे आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपने कोई भी टूल का प्रयोग किया, यदि आप कीबोर्ड से एस्केप की या एरो की नहीं दबाएंगे टूल में जाके, तो उसे लगेगा आप इस पॉइंट को रिपीट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट टूल से क्या बना लिया, एक पॉइंट, ठीक है। अब हम पॉइंट के बाद एक दूसरा कंसेप्ट आता है लाइन का, हम बारी बारी चलते हैं जहां जरूरत पड़ेगी। लाइन, लाइन क्या होती है, जिसके दोनों बिंदु अनिश्चित हो। जैसे ही आपने एक पॉइंट पे क्लिक किया, देखो आप एक उसने लाइन को जनरेट किया, जहां तक आप इसको बड़ा करेंगे या छोटा करते जाएंगे तो आपको इसकी अनिश्चितता स्वयं महसूस होगी, बच्चे को भी महसूस होगी कि इसकी अनिश्चितता है। मतलब जो आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वही आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। तो इससे लाइन से आप एक लाइन टूल बना लेंगे और एक यहाँ पर एक बिंदु कर देंगे, और अब आप जैसे यदि मूव पर क्लिक नहीं करेंगे तो फिर से वो लाइन जनरेट कर देगा। इसलिए आपको याद रखना है कि कोई भी टूल का प्रयोग करने के बाद तो आपको एस्केप की दबानी है या आपको एरो की दबानी है। तो अब आप इसको यहां से वहां कहीं भी ले जा सकते हैं, इसकी मदद से आप इसको। अब देखो इसका अंतर क्या है कि हमने पूरे के पूरे ग्राफिक्स व्यू को मूव करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करना है, और जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है केवल उसको ही मूव करना चाहते हैं तो हमें एरो को क्लिक करना है। तो हमने एक क्या बना लिया, लाइन बना ली। अब लाइन के बाद दूसरा एक कंसेप्ट क्या बताया था, सेगमेंट। सेगमेंट यानी दो बिंदु निश्चित हो, तो दो बिंदु निश्चित हो तो आप एक, और इसको किसी बटन पर क्लिक नहीं करना है, केवल आपको एक बिंदु बना के ड्रैग करना है। क्या करना है, ड्रैग करना है, और जहां पर इसका बिंदु आप निश्चित कर रहे हैं वहां पर फिर से क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक, तो आपकी बन जाएगा एक रेखा खंड। इसके दो बिंदु हैं एफ और जी, और रेखा खंड का नाम क्या है, जी। देखो आप, और जी की लेंथ क्या है आपकी 6, क्योंकि 6 पॉइंट से लेके वो 12 पॉइंट तक बना है। और जे आपका क्या बन गया है कि आपकी जी क्या बन गई, एक रेखा खंड। फिर से एक बार देखते हैं कि हमें रेखा खंड बनाना है, उस पर क्लिक करना है, एक पॉइंट को निश्चित करना है और कहीं भी ड्रैग करते हुए, अब अभी किसी बटन को क्लिक नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, उसको माउस को ही ड्रैग करना है, माउस को ही आगे बढ़ाना है, और कहीं भी जाके आपने उसको क्लिक कर दिया और वहां पर उस पॉइंट को, उस बिंदु को निश्चित कर दिया, तो ये रेखा खंड बन जाएगा। और एरो पे क्लिक करके उसको आप कहीं भी कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ अब अंतर देखेंगे आप। अभी हमने वहां पर देखा था कि एक टूल था सेगमेंट यानी रेखाखंड, और दूसरा था सेगमेंट विद गिवन लेंथ, दी गई लंबाई का रेखाखंड बनाना। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम यहाँ पर आएंगे ग्राफिक्स व्यू में और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तुरंत एक विंडो पॉपअप होगी, वह कहेगा लेंथ, कितनी लेंथ का बनाना चाह रहे हैं, मालूम हम लिख दिया 4, यहाँ कर दिया ओके। तो
कितने का बन गया जी? 4 का, 6 से 10। अब इसको आप मूव नहीं कर पाएंगे, या निश्चित हो चुका है 4 का। इस पर आप गौर कर रहे हैं, देखो इस रेखाखंड को गौर करो और इस रेखाखंड को गौर करो। इसके आप बिंदु को आगे बढ़ाते हुए निश्चित करते जा रहे हैं, और यहां पर इसको आपने पहले से निश्चित कर लिया, तो यह आगे नहीं बढ़ेगा, यह एक्सटेंड नहीं होगा। तो इन दोनों टूल में यही अंतर है कि सेगमेंट रेखाखंड और दी गई लंबाई का रेखाखंड। इसी प्रकार इसमें एक टूल है रे। रे बना सकते हैं, तो एक पॉइंट को निश्चित कर दिया उसने, और दूसरा पॉइंट कैसा है? अनिश्चित। पहला पॉइंट क्या है? निश्चित, और दूसरा पॉइंट क्या है? निश्चित। तो हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, इनसे बच्चों को स्वयं को वो सामने या वो सत्यापित सकते हैं जो हम उनको कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कंसेप्ट या प्रवण कैसे होंगे। जैसे एक बिंदुओं से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चे पेन पेपर के माध्यम से, उनको लगता है कि बहुत सी रेखाएं खींचने के बाद वो आपस में मगअप हो जाती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं। आपने एक पॉइंट लिया, इसके बाद दूसरा टूल क्या लिया? लाइन, और सिद्ध करना है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो आपने एक रेखा, फिर दूसरी रेखा, फिर तीसरी रेखा, चौथी। तो इस तरह हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, और आसानी से बच्चों को सत्यापन करके बता सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। बच्चे भी स्वयं करके देखेंगे। उन्हें जो अभी तक पेन पेपर से हो रहा है, जो पेन पेपर से कुछ रेखाएं नहीं हो पाती हैं, वो यहाँ आसानी से वह इन चीजों को स्वयं करके देखेंगे कि हम किस तरह जो सिद्ध कर रहे हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको हम मूव भी कर सकते हैं फिर उठा के। देखो आप इसको कि एक बिंदु से ही सारी की सारी रेखाएं खींची हुई हैं। एक चीज, दूसरा चीज, हम फिर से एक नई विंडो खोल लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा वो हो गया है, डॉन्ट सेव कर देते हैं। फिर से हम जाते हैं ऑप्शन पे, फॉन्ट साइज कर देते हैं, इससे आपको सही दिखे 24 पॉइंट पे, और ऑप्शन में राउंडिंग कर देते हैं 0 डेसिमल। अब दूसरी चीज क्या है कि जब 3 बिंदु हों, एक और कंसेप्ट रहता है कि 2 बिंदुओं से केवल और केवल, यदि 2 बिंदु हैं एक साथ, तो केवल और केवल एक रेखाखंड या रेखा खींच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिए 2 बिंदु, 2 पॉइंट ले लिए, इसको भी सिद्ध करना है, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। अब इससे हमें खींचना है रेखाखंड। तो रेखाखंड खींचना है, तो अब रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, तो केवल केवल एक खींचेगी। इसी प्रकार 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु यदि संरेख हैं तो एक खींचेगी, असंरेखिक है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे शुरुआत के प्रगुणों को भी हम सत्यापित कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, उस बात पे आते हैं। इसको सेव नहीं करते हैं, अगला टूल खोलते हैं। हम बात करते हैं, हम बनाते हैं एक नया कंस्ट्रक्शन, विभिन्न प्रकार के कोण। अब हम बच्चों को कैसे एनिमेट करके विभिन्न प्रकार के कोणों के कंसेप्ट को जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। तो अब आप बारी बारी से इस चीज को समझना। हमें सबसे पहले लिखना है विभिन्न प्रकार के कोण, तो हमें लिखना है कैप्शन या लेबल लिखना है। तो हम सबसे पहले किस टूल में जाएंगे? टेक्स्ट टूल में। किस टूल में जाएंगे? टेक्स्ट। और टेक्स्ट पे आके आप ग्राफिक्स व्यू में क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी, जहां लिखा रहेगा एडिट और यहाँ लिखा रहेगा प्रीव्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, गूगल हिंदी इनपुट का प्रयोग करेंगे तो आपका आसानी से हिंदी में लिख जाएगा विभिन्न प्रकार के नहीं है, एक मिनट फिर से लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के कोण। आगे आया, इसको हम क्या कर देंगे? ओके।
और उसके बाद यदि हमने मूव पर क्लिक नहीं किया तो फिर से उसी टूल को रिपीट कर देगा। देखो फिर से उसने रिपीट कर दिया, इसलिए हमें याद रखना है कि हमें एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपका कैप्शन आ गया विभिन्न प्रकार के कोण। विभिन्न प्रकार के कोणों में आप थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिवनेस या देते हैं तो इसको हम रंग बदल देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड। कहाँ पे क्लिक करना है आपको? ग्राफिक्स पर। ग्राफिक्स क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से उसका फॉन्ट का कलर, बोल्ड साइज और स्मॉल रखना है, मीडियम है, लार्ज, तो हम इसको कर देते हैं मीडियम। मीडियम कर दें तो हमारा एक बन गया कैप्शन विभिन्न प्रकार के कोण। अब कोण कैसे बनते हैं? जब दो रेखाखंड किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो हम बनाते हैं रेखाखंड। तो पहला रेखाखंड बनाएंगे, एक पॉइंट देंगे और एक, ये बन गया आपका एक रेखाखंड। अब इसी बिंदु पर, बिंदु ए पर हम एक रेखाखंड और बनाएंगे जिससे उसके बीच में झुकाव उत्पन्न हो। ये बन गया दूसरा रेखाखंड और ये बीच का आ गया है, झुकाव उत्पन्न हो गया है, इसे बोलते हैं कोण। अब क्या करना है? हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमने एक टूल में, कौन सा टूल? एंगल टूल। एंगल टूल को क्लिक करना है। अब एंगल टूल को हम जैसा थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं कि हमें मान लो ए का मान ज्ञात करना है तो हम किन बिंदुओं को पढ़ेंगे? बी, ए और सी। यदि कोण सी ए बी करना है तो हम बी ए सी। तो इसी प्रकार यहाँ भी वही काम करना है कि एंगल टूल को क्लिक करना है और करना है बी, ए और सी। देखो ऑटोमेटिकली उसने कोण का मान जनरेट करके आपको दे दिया। अब आप आसानी से इसको मूव करके कोणों के मान में बदलाव कर सकते हैं कि कौन कौन से कोण बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कोण। अब इसमें थोड़ा सा और आगे अपन एनिमेशन लगाएंगे कि हमने इसको फिर से, देखो एक बार हम इसको रीडो कर देते हैं। कैसे करना है? माध्यम से रीड करना है ए और सी, तो आपका वह ऑटोमेटिकली एक कोण का मान जनरेट करके दे देगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको इंटरनेप्स लगानी है तो आप क्या करेंगे? कोण पर राइट क्लिक करेंगे, या तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जो कोण का जो आकार बना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, वो जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में। कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में। यहाँ रहेगा आपका कलर। मान लो आपने दे दिया रेड कलर और इसकी ऑब्वियसली बढ़ा दी, तो देखो थोड़ा सा आपको थोड़ा इंटरेक्टनेस हो गया, अच्छा सा फील होने लगा। यहाँ पर स्टाइल कोई बढ़ती है, लाइन थिकनेस बढ़ा दी, लाइन की स्टाइल बढ़ा दी, वो सारा का सारा जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना आप अच्छा बना सकते हैं। तो आपका एक एंगल बन के आ गया है जो आपके वैल्यू को भी साथ में शो कर रहा है। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या? हमें इस तरह इसमें ऐसी एक कोडिंग लगानी है, ऐसा लॉजिक लगाना है कि यदि 0 से 90 के बीच में यदि हो तो वो न्यून कोण दर्शाए, और जैसे ही 89 से ऊपर हो जाए, 90 हो जाए, वो न्यून कोण लिखा हुआ गायब हो जाए। मतलब कि हमें न्यून कोण प्रदर्शित करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अब हमें लॉजिक लगाना है कि बच्चे इसको जैसे ही यहाँ से शुरू करें तो वो न्यून कोण दिखाए, न्यून कोण दिखाए, न्यून कोण दिखाए, और 90 हो जाए तो न्यून कोण का यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है वो अपने आप गायब हो जाए। तो हम यहाँ लगाएंगे लॉजिक। तो लॉजिक लगाने की पहले हमें यहाँ क्या लिखना है? न्यून कोण। और लिखने के लिए कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा? टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पर करते हैं हम टेक्स्ट टूल प्रयोग करते हैं और यहाँ लिखते हैं न्यून कोण। क्या लिखेंगे? न्यून कोण। और इसको न्यून कोण साथ में रख देते हैं और यहाँ ये आ गया लिख के न्यून कोण। न्यून कोण लिखने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसकी ग्राफिक्स बदल देते हैं, कलर कर देते हैं ब्लू, बोल्ड और मीडियम। ये हो गया न्यून कोण। अब न्यून कोण में क्या लगाना है लॉजिक कि जब कोण का मान क्या दिया है यहाँ पे? अल्फा। जब कोण का मान 0 से अधिक हो और 90 से कम हो तब यह टेक्स्ट, जो टेक्स्ट दिख रहा हो आपका प्रदर्शित हो, नहीं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाए, मान लो गायब हो जाए। तो इसकी छोटी सी कोडिंग लिखना है, कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है।
इस पर आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक, और जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में। कहाँ जाना है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस पर राइट क्लिक, क्योंकि हमें कोडिंग इसके लिए लिखना है, ना कि कोण के लिए। तो न्यून कोण पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में गए, और यहाँ दिख रहा होगा एक टैब एडवांस। कौन सा दिख रहा होगा? एडवांस। एडवांस पे क्लिक करना है, तो उसके नीचे लिखता है कंडीशन टू शो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए आप निर्देश लिखें कि आपके क्या निर्देश होंगे। इसको यहां रख देते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहां पर लिखना है कंडीशन टू शो ऑब्जेक्ट। तो कंडीशन क्या है? कि कोण का मान 0 से बड़ा हो। तो कोण का मान क्या है? अल्फा। तो अल्फा आपको कीबोर्ड में तो मिलना मुश्किल है, तो इससे अच्छा है या तो फिर आप लेंगे कैरेक्टर मैप से, तो वहां कहीं नहीं जाना है आपको। यहाँ बगल में आपको एक एल्फा लिख के दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना। तो इस पर सारे कोणों के मान लिख के आएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, नीटा, जो भी है। तो आपने तो ये सबसे पहला है, वो है अनौपचारिक परामर्श। एल्फा, एल्फा को आपने सिलेक्ट किया। अब एल्फा को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या लॉजिक लगाना है कि एल्फा का मान 0 अंश से बड़ा हो। तो आपको कीबोर्ड से लगा देना है 0 अंश से बड़ा हो, 0 लिख दिया। अंश का चिन्ह कहां से लगाएंगे? वहीं एल्फा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे दिया होगा अंश, यानी एल्फा का मान 0 अंश से बड़ा हो। और माने एंड, यानी एंड एक प्रकार का ऑपरेटर है कि हमें दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो एंड आपको नहीं मिल रहा है, तो यहीं आपको अल्फा पे क्लिक करना है, और नीचे आपको दिखे होंगे ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। तो यहाँ लगा देना है एंड, यानी अल्फा का मान 0 से बड़ा हो, और क्या हो? अल्फा का मान 90 से क्या हो? कम हो। तो फिर से हमें कोण को सिलेक्ट करना है अल्फा, और अल्फा का मान 90 से क्या हो? कम। तो 90 लिख के, और किसका चिन्ह लगा देना है? अंश का। इसका लगा देना है अंश का, और आपकी कोडिंग हो गई। देखो आपकी कोडिंग हो गई। अब देखो जैसे ही हम इसको 0 पे लाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। देखो गायब हो गया, क्योंकि 0 अंश का तो न्यून कोण होते ही नहीं है। एक भी करेंगे तो दिखने लगेगा, और ये कहां तक जाएगा? 90 के पहले तक गायब हो जाएगा, क्योंकि 90 तो हुआ ही एक्चुअल 90 के कोण के पास। वो इसलिए हो रहा है कि आप इसको देखेंगे ऑप्शन में राउंडिंग को, तो राउंडिंग में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आपको एक मिनट, यहाँ कहीं लॉजिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे 0 का मान, सॉरी यहाँ पे 0 लिख गया है, हमें लिखना था अल्फा का मान, सॉरी यहाँ पे लिखना था अल्फा का मान 90 अंश से कम हो। अल्फा का मान 0 से बड़ा हो और अल्फा का मान 90 अंश से कम हो। तो जैसे ही हम इसको 90 पे करेंगे तो देखो आपका, इसको ऑप्शन में जाके हम राउंडिंग बंद कर देंगे, तो जैसे एक्चुअल 90 होगा तो वो गायब हो जाएगा। देखो ये गायब हो गया, इस तरफ कोई कोण शो नहीं करेगा, और जब न्यून कोण आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करने लगेगा? शो करने लगेगा। यानी हम इसको आसानी से बच्चे खुद करके और खुद भिन्न भिन्न कोणों के मान को क्लियर करें। जी हेलो जी सर, हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी जी जी आवाज आ जी रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 0 से बड़ा हो और 90 के पहले था, क्योंकि 90 जैसे ही बन गया तो वो अब ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से रहता है। देखो 90 पे गायब रहा, और 90 के पहले आपको न्यून कोण ही प्रदर्शित करेगा। अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स और बना लेते हैं कि यदि एक्चुअल 90 हो तब यह न्यून कोण गायब हो जाए और सम कोण दिखाने लगे। तो फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे समकोण, समकोण, और समकोण यहाँ लिख देंगे और क्या कर देंगे? ओके। और समकोण के टेक्स्ट को उठा के यहाँ रख देंगे बगल में ही, और इसके थोड़े से ग्राफिक्स व्यू को बदल देंगे। वही सॉरी, क्योंकि रिपीट कर दिया अपन ने, एरो की नहीं दबाया था, इसलिए एरो की दबा के इसको क्लोज कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके इसका भी
कलर दे देते हैं, पिंक दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, मीडियम। अब आ गया समकोण। समकोण का लॉजिक सरल है कि जब एल्फा का मान, कहाँ पे क्लिक किया हमने, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज में, और कहाँ पर गए थे हम, एडवांस में, कंडीशन टू शो ऑब्जेक्ट में। तो हमने यहाँ लिख दिया कि जब अल्फा का मान एक्चुअल बराबर हो 90 के, अल्फा यानी कोण का मान, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, अल्फा किया और यहाँ बराबर का चिन्ह दिया है, जे दिया है, इक्वल का चिन्ह, तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा दिया और क्या लिख दिया, 90 और डिग्री, और डिग्री का चिन्ह आपको यहीं से मिल जाएगा। तो अल्फा का मान 90 के एक्चुअल बराबर हो तो यह समकोण दिखाएगा। अभी देखो समकोण गायब हो गया, यहाँ पर 90 होगा तो समकोण दिखाने लगेगा, देखो ये समकोण दिखाने लगा, और समकोण से नीचे आएंगे तो न्यून कोण दिखाने लगेगा, और न्यून कोण 0 हो जाएगा तो न्यून कोण गायब हो जाएगा। तो हम इस प्रकार के छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम बच्चे स्वयं करके विभिन्न प्रकार के कोणों को सत्यापित कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करके हम एक दूसरे टूल की बात करते हैं। दूसरे टूल की हम बात करते हैं, तो हमने आपसे कहा था कि स्लाइडर का कैसे प्रयोग करेंगे, जो सबसे बेहतरीन टूल है, उस स्लाइडर के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू विंडो खोलते हैं। इसमें फिर से हम वही करते हैं कि फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं 24 और यहाँ पर ऑप्शन राउंडिंग कर देते हैं 0 डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, कोटि पूरक कोण। तो क्या, कौन सा टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ लिख देंगे कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, थोड़ा 10 पे ज्यादा हो गया, कोटि पूरक कोण, यहाँ कर देंगे ओके। ओके करने के बाद मूव पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा इसका बदल देते हैं, कलर दे देते हैं, कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आप और इंटरेक्टिव करना चाह रहे हैं। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा जो कोण वो 0 से 90 के बीच में नियंत्रित हो, 0 से 90 के बीच में नियंत्रित हो। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करना है, स्लाइडर, क्या प्रयोग करना है, स्लाइडर। तो उसके पहले हम एक कोण का निर्माण कर लेते हैं। तो कोण के लिए वही बात है कि आपको बनाना है एक सेगमेंट और एक इसके साथ बनाना है दूसरा सेगमेंट, और ये आपका हो गया कोण CA और B, जो हम पहले बना चुके हैं। तो हमने बना लिया कोण। अब हमें इसमें अपनी वैल्यू को नियंत्रित करना है कि वो 0 से 90 तक ही जाए। कहां से जाए, 0 से 90 तक ही जाए। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे स्लाइडर, क्योंकि हमें अपने मान को क्या करना है, नियंत्रित करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखें, हमें अपने मान को क्या करना है, नियंत्रित करना है। तो हमने स्लाइडर पे क्लिक किया और ग्राफिक्स व्यू में आके क्लिक किया, इसको आपने यहाँ किया। यहाँ पर 3 तरीके से आप वैल्यू नियंत्रित कर सकते हैं, संख्या के रूप में, कोणों के रूप में और इंटीजर पूर्णांक के रूप में। तो हमें किस रूप में करना है, एंगल के रूप। तो देखो एंगल बन के आगे अल्फा। अब कहां से कहां तक नियंत्रित करना है, 0 से 90 के बीच में। तो यहाँ पर आप 360 की जगह लिखेंगे क्या, 90। क्या लिखेंगे, 0 से 90 के बीच में, और इंक्रीमेंट कितने का हो, 1 का। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपने स्लाइडर पे क्लिक किया, स्लाइडर में 3 रूप से नियंत्रित करता है, या तो एज ए नंबर, या कोण, या इंटीजर पूर्णांक। तो हमने कोण को नियंत्रित करना है, इसलिए हमने एंगल वाले रेडियो बॉक्स, इसे बोलते हैं रेडियो बॉक्स, इस पर क्लिक किया और यहां से किया 0 से 90 के बीच में नियंत्रित करना, और यहाँ कर दिया हमने ओके। तो आपका एक स्लाइडर बन के आ गया जो स्टार्ट शुरू करेगा 0 से और 90 तक। कहां से करेगा, 0 से 90 तक। अब इसके अनुसार इसकी वैल्यू कैसे नियंत्रित होगी, तो अब हमने जो पहले जो एंगल टूल पढ़ा था, वो एंगल टूल के नीचे एक टूल है एंगल विथ गिवन साइज। साइज मतलब हमें निश्चित साइज करना है कि उसके अनुसार कोण नियंत्रित हो, और वो साइज कौन सी रहेगी, वो साइज रहेगी इस स्लाइडर की। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा।
कि आपको उन दो रेखाखंडों के बीच में जिस कोण को नियंत्रित करना है वो किस आधार पर नियंत्रित करना है, वो करना है हमें स्लाइडर की वैल्यू के अनुसार। कि स्लाइडर 3 पे है 3 अंश का कोण बनाए, स्लाइडर 50 पे है तो 50 अंश का कोण बनाए, और स्लाइडर 90 पे है तो 90 अंश का कोण बनाए, उसके ऊपर ना जाए। तो हमें इस टूल का प्रयोग करना है, एंगल विथ गिवन साइड। और हमने इसको किया तो इस पर एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और दूसरे को सिलेक्ट किया और तुरंत बिंदु पॉपअप होके आ गई। यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 लिखना है हमें। हमें किसके अनुसार वैल्यू नियंत्रित करना है, इसके अनुसार, स्लाइडर के अनुसार। तो इसको हम मिटा के यहाँ लिख देंगे क्या, एल्फा। क्या लिख देंगे, एल्फा। वहां कर देंगे ओके। अब एक्चुअली हमने इसको बाद में किया तो हम इस रेखाखंड को तो कर देते हैं डिलीट। ये ऑटोमेटिकली उसने खुद एक रेखाखंड का निर्माण कर लिया और इस बिंदु से इस बिंदु तक का एक सेगमेंट बना देंगे। अब आप देखो इस स्लाइडर के अनुसार वैल्यू नियंत्रित हो गई। 9 डिग्री का कोण, 17, 42, 67, 80 और 90। 90 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने स्लाइडर को नियंत्रित कर दिया कि भाई 0 से 90 के बीच में ही नियंत्रित रहो। यहां पर हम एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आप एनिमेट करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप चलती हुई रहेगी। इसको हम एज ए GIF भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बच्चों के मोबाइल पे भी भेज सकते हैं GIF बना के, वो बाद में हम सीख लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू नियंत्रित हो गई। कहां से नियंत्रित हो गई, 0 से 90 के बीच में। इसको हम ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे बटन रहता है एक पॉज का, इसको कर दिया। अब इसका अगला कंसेप्ट क्या बनाना है कि जो अगला जो कोण बनेगा वो इस 90 के अंतर से बनेगा। फिर से देखना है, जैसे कि इस यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लो हमने रखी है 60, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो ऑटोमेटिकली कितने का बन जाना चाहिए, वो बन जाना चाहिए 30 का। तो हमारे हमारा हमारा जो कोटि पूरक का कॉन्सेप्ट है वो सही है। तो हमें फिर से क्या करना है, एक सेगमेंट लेना है। एक सेगमेंट आपने ले लिया। अब सेगमेंट लेने के बाद हमें फिर से उस टूल पर प्रयोग करना है, एंगल विथ गिवन साइड। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने पहले बिंदु दूसरे बिंदु को क्लिक किया और विंडो पॉपअप हो गई। विंडो पॉपअप होने के बाद हमें क्या लिखना है कि हमारा जो जे वाला कोण बने वो 90 अंश से कम बने। और कितना बने, जितना अल्फा है वो अल्फा में से घट जाए, मतलब 90 में से 60 घट जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम कोडिंग, क्या लिखेंगे, थोड़ी सी 90, सॉरी यहाँ डबल लिख गया, 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से क्या हो जाए, माइनस हो जाए। और क्या माइनस हो जाए, कौन सा कोण, अल्फा। अल्फा कोण माइनस हो जाए, उतने अंश का जी कोण बना के वहां पर दे दे। तो यहाँ हमने कर दिया ओके। और यहाँ से आके एक बना दिया हमने इसका सेगमेंट, यहाँ बना दिया हमने एक सेगमेंट। अब आप देखो, इसको आप देखेंगे तो जैसे ही हम इसके कोण का मान 50 करेंगे ये ऑटोमेटिकली 40 बन जाएगा। यहाँ पे कर दिया हमने 50, देखो ऑटोमेटिकली 50 और 40 90। बच्चों को सत्यापित हो गया कि दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। और यहाँ पर हम एनिमेशन लगा देंगे, तो आप एनिमेशन होता रहेगा, बच्चे देखते रहेंगे कि जहां पर 90 है वहां 0 हो गया, जहां 70 है वहां 20 हो गया, जहां 48 है वहां आपका 42 हो गया, जहां पर 5 है वहां 85 हो गया। ये ऑटोमेटिकली एनिमेट वैल्यू करती रही। और इसको ऑफ करना है, ऑफ कर दें। अब आप इसमें इंटरेक्टिवनेस भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके इसका थोड़ा सा कलर आप रेड कर दें और इसकी ऑपेसिटी बढ़ा दें, और इसको थोड़ा सा इसको ही प्रॉपर्टीज में जाके इसके रंग को येलो कर दें और इसको कर दें। तो इस तरह हम कोटि पूरक कोण का सत्यापन कर सकते हैं। इतना कठिन नहीं है, बच्चे भी इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार कोटि पूरक कोण का, समपूरक कोण का हम इस बेहतरीन ढंग से जियोजेब्रा के ढंग से सत्यापित कर सकते हैं, कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले टूल की हम बात करते हैं। फिर से हम फाइल पर क्लिक करते हैं
और न्यू पर करके इसको सेव नहीं करते हैं, और ऑप्शन में जाके हम राउंडिंग को 0 कर देते हैं और फॉन्ट साइज को बढ़ा के कर देते हैं 28 पॉइंट, इसे थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे। अब एक मैं छोटा सा कंसेप्ट बीच में ले लेते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सी 2 टूल का यूज करना है, वो आपका कोण बन जाएगा। कैसे? आपको जाना है सेमी सर्कल पे। कहाँ पे जाना है? सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। इस पे क्लिक किया, आपने एक अर्धवृत्त बना लिया, बन गया अर्धवृत्त। अब एक रेखाखंड खींच दिया, कहां से? ए से लेके बी तक। तो आपने लिया सेगमेंट टूल और ए से लेके बी तक आपने एक लाइन रेखाखंड खींच दी। अब आपने एक पॉइंट लिया, कहां पे लिया? परिधि पर। तो आपने पॉइंट टूल से एक परिधि पर बिंदु ले लिया। परिधि पर बिंदु लेने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको फिर से सेगमेंट टूल से सी को मिलाना है ए से और सी को मिलाना है बी से। तो जे वाला जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा? 90 अंश का। पहले तो हम जे प्रूव कर सकते 90 का है कि नहीं है। तो हमें कौन सा टूल लेना है कोण का मान ज्ञात करने के लिए? एंगल टूल। एंगल टूल के लिए क्या करते हैं, हमें किस मान को ज्ञात करना है? सी को। तो हमें रीड करना पड़ेगा ए, बी और सी। देखो ऑटोमेटिकली वह 90 अंश का जनरेट होके आ गया। और यह सारे के सारे परिधि पर स्थित बिंदुओं के लिए सत्य है। सत्य करने के लिए क्या करेंगे? हम इसी को एनिमेट कर देंगे। एनिमेट करेंगे तो ये स्वयं प्रूफ करता जाएगा। देखो आप कहीं भी बिंदु जा रहा है, हर बिंदु पर मूव कर रहा है वो, उसका कोण का मान 90 अंश ही हो रहा है। यानी अर्धवृत्त में परिधि पर स्थित बिंदु पर बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। सिंपल सा एक प्रमेय है और 2 मिनट के काम से आसानी से बन गई है और साथ में प्रूफ हो रही है। क्योंकि पेन पेपर से हम कितने अधिक ट्रांसफॉर्मेशन बना पाएंगे, संभव नहीं होता, पर इस माध्यम से आप बहुत सारे बना के देख सकते हैं और स्वयं करके देख सकते हैं। तो इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब यदि समय होता है तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो कुछ यहीं पर बाइंड अप करूं। हेलो मैम। सर मेरे हिसाब से 5 मिनट हमारे पास और हैं, तो हम कोई क्वेरी अगर किसी की हो तो वो पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं यदि 5 मिनट का समय हो तो मैंने कुछ हाँ सर बता दें सर, लेकिन मेरे हिसाब से पहले किसी की क्वेरी हो तो वो पहले सॉल्व कर दें, क्योंकि ये नया ऐप है, सबने यूज नहीं किया हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। किसी की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी सर से पूछ लीजिए, अदरवाइज सर फिर अपना जो मटेरियल उन्होंने डेवलप किया है वो दिखा देंगे। हेलो सर, मैं डायरेक्ट सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। जी जी। हेलो जी जी बताएं सर। हाँ सर, ये जैसे हमें सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड नहीं है सर, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं, जैसे सर अगर आप जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं टीम की तरफ से, तो पहले से बता दिए कि ये सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर लें, तो उसमें हम प्रैक्टिकल साथ के साथ करते जाएंगे। तो इससे मैडम से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि थोड़ा सा पहले 2 दिन पहले बता दें, तो हम उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डाउनलोड अपने कंप्यूटर में कर लेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा सर। प्रैक्टिकली साथ करते चले जाएंगे। और आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, इसमें बहुत समय लग रहा है सर, और डाउनलोड होने पर प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहे हैं, इससे समय में नहीं आ रहा है सर। जी जी, आप पीपीटी के माध्यम से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और आपका नंबर आपको चैट के माध्यम से मेरा शेयर कर दिया जाएगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप वर्किंग आवर्स में मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन रिक्वेस्ट सर यही है, टीम की तरफ से पहले से सॉफ्टवेयर बता दिया जाए तो हम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। जी सर, करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि पहले से आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दे दें कि आप उसे लोड कर लें। और कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है। जी सर बोलें। सर प्रणेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसको हम GIF फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म्स में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, और उसका किस तरीके से प्रेजेंटेशन मेन है कि वो GIF फॉर्म में जब अगर सेव होती है, प्रेजेंट किस तरीके से होती है।
देखो मैम, इसको बनाने के बाद जब आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी फिर से? जी सर। स्क्रीन दिख रही है? हेलो? जी सर, सब विजिबल है पूरा। जी जी जी। तो आप इसको बनाने के बाद इसको सेव करके जब आप एक्सपोर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर रहता है ग्राफिक्स व्यू एज एनिमेटेड GIF, ठीक है ना? दिख रहा होगा आपको। एक्सपोर्ट में जाके आप है ग्राफिक्स व्यू एज एनिमेटेड GIF, इस पर क्लिक करेंगे तो वो GIF फाइल आपकी सेव हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फाइल मेनू में जाके आपको एक्सपोर्ट में जाना है और ग्राफिक्स व्यू एज एनिमेटेड GIF, तो आपको जो भी आपका स्लाइडर है और उसको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो आपकी वो एज ए GIF फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। फाइल का नाम देना है और सेव कर देना है। कहाँ पर जाना है आपको? फाइल के अंदर एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपको ग्राफिक्स व्यू एज ए एनिमेटेड GIF। और बताएं मैम। सर, इसमें क्या बनाते समय हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में? जैसे कर रहे हैं तो उसको आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऑप्शन है जिससे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। जब हम इस कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को प्ले करेंगे, एक मिनट में इसको फिर से एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूं, ये दोबारा खुल गया है। एक मिनट, ये क्यों नहीं जा रहा? जिसकी यहाँ पर आप जब देखेंगे व्यू के अंदर, जो व्यू आपका मेन टूल है उसके अंदर एक है कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। तो जब भी हम जो कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद हम कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल पर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्ले का। प्ले के ऑप्शन में क्या होगा कि वो स्टेप बाय स्टेप जो आपने स्टेप शुरू से लेके आखिर तक यूज किए हैं, वो सारे के सारे स्टेप को 1 बाय 1 प्ले करेगा। और 1 बाय प्ले करने पर आप स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से उसके सब हर स्टेप को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप व्यू में जाएंगे, व्यू में एक है कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल, और जहां पर जितने आपने टूल्स या फंक्शन यूज किए हैं वो सारे आपके ऑटोमेटिकली इसमें सेव होते जाएंगे। और यहाँ ऑप्शन है प्ले का, और इसमें आप सेकंड का भी कर सकते हैं कि 3 सेकंड का अंतर हो या 4 सेकंड का या 10 सेकंड का या 60 सेकंड का। तो वो एक एक करके वो जो आपने फंक्शन यूज किए हैं, जो आपने टूल्स यूज किए हैं, वो प्ले करता जाएगा और उसके बेस पर जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो भी होता जाएगा। तो आप उसको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और होता है मैम। थैंक यू सर। और अगर अभी भी किसी की क्वेरी हो, हमारे सभी माननीय सदस्यों की अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर से। यहाँ कोड बनाने के बाद जैसे पीपीटी में है तो वहाँ कॉपी कर लेंगे, यही तो होगा अगर ये पीपीटी बना रहे हैं। क्या पूछा क्वेश्चन? हेलो सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा पूछ लीजिए क्वेश्चन प्लीज। सर मैं प्रवक्ता डायरेक्ट बलरामपुर से बोल रहा हूँ। जी 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 सर, बोलें सर। सर यहाँ जैसे कोड बनाने के बाद जैसे पीपीटी हमें बनानी है, कोड बना करके उसके बाद कॉपी करके पीपीटी में पेस्ट कर देंगे, यही तो इसी टाइप से करा जाएगा? नहीं 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 सर, वो पीपीटी में आप इसको एनिमेटेड को नहीं फिर आप वो कर सकते। या तो आप उसका GIF बना के ले, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि geogebra.org पर, फिर से रिपीट करता हूँ सभी साथियों के लिए कि geogebra.org पर अपनी आप एक लॉगिन आईडी बना लें। geogebra.org पर सभी अपना एक यूजर अकाउंट बना लें और अपना बनाया हुआ रिसोर्स वहां आप सेव कर सकते हैं। वहां पर सेव करने के बाद उसकी लिंक को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, उसकी लिंक को।
हाँ, लेकिन आप अपने कंस्ट्रक्शन को पीपीटी में डायरेक्ट मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, केवल जीआईएफ। यदि एनिमेशन उसमें लगा है नहीं तो आप नहीं, जीआईएफ की बात नहीं कर रहे हैं, जीआईएफ जी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जी वैसे ही न्यून कोण और समकोण बना रहे थे, तो जी वो तो जी कॉपी कर सकते हैं। हाँ हाँ, उसको उसको कॉपी कर सकते हैं, पर वो जो आप जो उसमें क्या नाम है एनिमेट कर रहे थे वो नहीं होगा। वो केवल और केवल एक इमेज एज ए इमेज कॉपी होगी। वो पूरी की पूरी एक हाँ नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉपी होगी। एज ए इमेज जी ही कह रहे हैं, एज जी, ए बिल्कुल इमेज बिल्कुल कॉपी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कर ओके। सकते हैं। प्रणेश नहीं, सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूंगी आपसे जी कि मान लिया हम सारा ये कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे आपने सर्कल का बताया, सेमी सर्कल में हम जी इस तरह की फाइल्स को भी अपने सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली वहां स्टोर करना पड़ेगा लॉगिन नहीं नहीं आईडी नहीं पर? नहीं नहीं, आप लॉगिन आईडी पर भी स्टोर कर सकते हैं और अपने सिस्टम पर भी स्टोर कर सकते हैं। फाइल का फाइल नाम पर? देके डॉट जी जीजीबी करके आप फाइल को रख सकते हैं और बाद में कभी भी उसको चला हाँ, सकते हैं। मतलब अपनी क्लास में हम वही बना के दिखा सकते हैं, बच्चों को डायरेक्ट बिल्कुल प्रोसेसिंग में सिखा सकते हैं कि इस तरीके से एंगल चेंज होगा, या जी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल का जो भी हमारा वो है वो समझा सकते हैं उनको, अवधारणाओं जी को। तो बिल्कुल मैम। उसकी बन के हमारे सिस्टम पे स्टोर हो सकती है। जी बिल्कुल मैम। जी, थैंक यू सर। ओके मैम। आप आगे अपनी बता दीजिए कहाँ कहाँ पर आपकी यूट्यूब्स वगैरह के भी और जो भी है, तो फिर वाइंड अप कर दिया जाए इस सेशन को। जी एक मिनट, मैं फिर से मैंने कुछ टूल्स बनाए हैं वो साथियों के साथ। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी जी ओके, थैंक यू मैम। फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं, और कुछ मैंने टूल्स बनाए हैं वो एक दो टूल्स को शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने एक बनाया है कि क्या कहते हैं, जब आप इसको बनाएंगे कि सर्किल थ्योरम्स, सर्किल थ्योरम। मैंने एक ही जियोजेब्रा फाइल में वृत्त की 8 प्रमेयों को एक साथ वो किया है। इसमें सर ये लगाया आपकी मैंने। पुरानी स्क्रीन ही विजिबल है अभी? अच्छा, वो नहीं नहीं आ रही है। नहीं आई है, हाँ पुरानी स्क्रीन। प्रणेश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसका जो लिंक है ना, वो लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दें, क्योंकि हमारा 12:05 हो चुका है और जी हमारे जी पास रेस्ट्रिक्शंस है कि हमें सेशन 12 बजे तक वाइंड अप करना होता है। ओके मैम, ओके मैम, मैं आप अपना इसमें कर। यूट्यूब का और इसका लिंक जो है चैट बॉक्स में शेयर कर दें, जिससे सभी लोग उस लिंक पे जाकर डायरेक्टली आपके सभी टूल्स को देख पाएंगे। नहीं मैम, आप पीपीटी शेयर कर दें चैट बॉक्स में, उसमें मेरी लिंक दी है तीनों। मैंने पीपीटी शेयर कर दी है सर, पीपीटी तो जी हर जी शेयर हो चुकी है ऑलरेडी, चैट मैं बॉक्स पे भी शेयर की है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर की है। जी जी ओके। तो उस पे सर की यूट्यूब आईडी और जियोजेब्रा की आईडी का लिंक है, आप उस पे जाके सर के ब्लॉग्स पे देख सकते हैं सर ने कितने मटेरियल्स जी इस पे डेवलप किए हुए हैं। जी और उसको देखने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पर है, आप उसमें अपनी क्वेरी रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास मेंटोर्स की लिस्ट है, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, जी अपने बिल्कुल। डाइट के अकॉर्डिंग अपने मेंटोर को कॉल करिए, उनसे पूछिए, वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। और इस 6 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा, तो हम आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। कल फिर से 10:30 पे हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू प्रणेश सर, बहुत ही अच्छा ओके सेशन रहा आज आपका। ओके मैम, थैंक यू मैम, वेरी थैंक यू। थैंक यू प्रणेश सर।